मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैलिबर एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 9। दिस इज क्लास 9th। जनरली इट इज 8th चैप्टर, बट ओवरऑल दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड मोशन। इस चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना है व्हाट इज मोशन। मोशन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, आप तो जानते ही हो, अगर कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अपनी जगह पे स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, तो हम कहेंगे दैट बॉडी इज इन मोशन। तो दो स्टेट्स होती हैं बॉडी की, टू स्टेट्स ऑफ बॉडी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजिक्स वी कैन से द स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो रुका हुआ है, जो चल नहीं रहा है, उसको हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी हमेशा, द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी 0। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहते हैं तो वो किसी एक वेलोसिटी से चल रहा होगा। अगर v वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपके घर में पंखे मूव कर रहे हैं या आपके आसपास जो भी व्हीकल्स या बाकी चीजें मूव कर रही हैं, दे ऑल आर इन मोशन। ठीक। और जो ऑब्जेक्ट आप रेस्ट में, आप रेस्ट कर रहे होते हैं ना, आप लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं कमरे में, इट मींस आप रेस्ट में, आपकी वेलोसिटी 0 है। ओके, सो दीज टू स्टेट्स। इसके बाद फिर रेस्ट और मोशन के बाद अब हम पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन मतलब हम जब किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम अगर कोई एक बस है या कोई एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, इस बस के अंदर क्या बैठे हुए हैं लोग, ओके, डिफरेंट ट्रेवलर्स आर सिटिंग इनसाइड द बस। तो अगर कोई भी ऑब्जर्वर इसको बाहर से देखेगा, मान लो ये है ऑब्जर्वर ए, ये है पैसेंजर ए, ऑब्जर्वर ओ, पैसेंजर ए, दिस इज पैसेंजर बी, दिस इज ड्राइवर सी। ओके, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बाहर से देख रहा हूं, पैसेंजर ए को, तो मेरे रिस्पेक्ट में मुझे ये दिखेगा कि पैसेंजर ए मूव कर रहा है, पैसेंजर ए चल रहा है। बट अगर पैसेंजर बी पैसेंजर ए को देखेगा, आप भी बस में बैठे हैं, आपके पीछे कोई और बैठा हुआ है बस में, तो पैसेंजर ए जब पैसेंजर बी को देखेगा तो पैसेंजर ए के रिस्पेक्ट में पैसेंजर बी क्या है, रेस्ट में है ना, क्योंकि वो तो बस के अंदर बैठा हुआ उसके साथ। ओके, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। जब हम किसी बॉडी को अलग अलग रेफरेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे अगर हम देखें, दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। तो अगर अर्थ पर कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ताजमहल है, अगर हम ताजमहल को सूरज के रिस्पेक्ट में देखें तो सूरज के रिस्पेक्ट में पूरी धरती मूव कर रही है, तो ताजमहल मूव कर रहा होगा। हमारे रिस्पेक्ट में हमें ये दिखता है कि ताजमहल रुका हुआ है, एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो कहीं पे रुकी हुई है। बट अगर इफ समवन ऑब्जर्व फ्रॉम सन, और अगर हम ये भी छोड़ दें तो समवन कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम द मून, तो क्या है, ये मून के रिस्पेक्ट में ही मूव कर रही है पूरी की पूरी अर्थ, तो हमें क्या दिखेगा, वो ऑब्जेक्ट चाहे ताजमहल या इस दुनिया की कोई भी बॉडी, क्योंकि पूरी की पूरी अर्थ ही मूव कर रही है, तो ये हमको क्या दिखेगा, किसी एक रिलेटिव मोशन में घूमता दिखेगा, हमको लगेगा कि ये रेस्ट में नहीं है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट, दैट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूनिवर्स is not in absolute rest. इस यूनिवर्स की कोई भी बॉडी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, सारी बॉडीज किसी न किसी के रिस्पेक्ट में मूव ही कर रही हैं। ओके, सो नाउ यू कैन राइट इट। आप स्लाइड पॉज करके कोई भी चीज लिख सकते हैं जो भी आपको जरूरत लगे। ओके, नेक्स्ट, नाउ टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन इज बेसिकली can be categorized in these, like first is, you can say, translatory motion.
What is translatory motion? When any object is moving from one place to another place. जब कोई बॉडी एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और सिर्फ वो बॉडी नहीं, उस बॉडी के सारे पॉइंट्स, अगर मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट्स भी इसके साथ ही मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. ओके, सेकेंड है इसमें रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन और दूसरा, तीसरा, बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं इन दोनों को लेके, तीसरा है सर्कुलर मोशन. व्हाट इज रोटेटरी मोशन? रोटेटरी मोशन मतलब जब कोई भी एक बॉडी अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करे. रोटेट्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रोटेट्स, एनी ऑब्जेक्ट rotates on its own axis, then this motion will be termed as rotatory motion. जैसे साइकिल का पहिया अपने एक्सिस पर रोटेट करे, जैसे धरती या मून या आपके घर में लगा हुआ पंखा, ये सब क्या है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं. That's why we will say this, we will term this motion as rotatory motion. While circular motion means, सर्कुलर मोशन हम किसको बोलेंगे? जब कोई भी बॉडी किसी भी एक रेडियस या किसी भी एक सेंटर के अराउंड चक्कर लगा रही हो, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. कि अगर कोई एक बच्चा है जो यहाँ पे दौड़ रहा है, एक सर्कल में दौड़ रहा है, सो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रोटरी एंड सर्कुलर मोशन. तीसरा, फोर्थ पार्ट ऑफ मोशन will be, we can say, the oscillatory motion. Okay, what is oscillatory motion? Oscillatory motion means it's just like a simple pendulum. जो एक simple pendulum होता है, इस simple pendulum के motion को हम oscillatory या इस motion को हम vibratory motion भी बोलते हैं. जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस के, अपने ही मेन पोजीशन के राइट लेफ्ट घूमता है. The stable position of this pendulum will be called as mean position. The position, most stable position, जो सेंटर की पोजीशन होगी, that will be called as mean position. Okay, ये क्या करेगा? रोटेट करेगा अपने ही एक्सिस पे, टू एंड फ्रो मूव करेगा. This is called oscillatory motion. Okay, और इन सब मोशंस में टाइप हम जिसको बोलते हैं, तो वी कैन से दिस ऑल सच काइंड ऑफ मोशंस आर कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मोशन. व्हाट इज पीरियोडिक मोशन बच्चों? जब कोई भी एनी मोशन, एनी काइंड ऑफ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ फ्रॉम आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, कुछ एक टाइम के बाद वो मोशन अपने आप को रिपीट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन. जैसे घड़ी की सुइयां क्या होती है? मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और आवर हैंड, वो तीनों रोटेट करती हैं, हर एक सर्टेन टाइम के बाद वापस घूमती रहती है. आपके घर में लगा हुआ पंखा, वो एक ही मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन. So oscillatory motion is also a type of periodic motion, okay? Because it is repeating. ये अपने आप को repeat कर रहा है बार बार इसी एक्सेस पे. Okay? So pause the slide and write all these things. Okay? Next. One more categorization of motion will be done, which is called uniform and non-uniform. What is uniform motion? Uniform motion means when अगर कोई एक कार चल रही है, कोई एक ट्रेन चल रही है, किसी की स्पेसिफिक स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, तो अगर आप किसी एक टाइम इंटरवल मेजर करोगे, 1 मिनट, मान लो अगर वो ट्रेन, कोई एक ट्रेन है which is moving with the speed of 160 किलोमीटर पर आवर, तो अगर आप पहले 1 घंटे में मेजर करोगे तो कितना जाएगी? 160 किलोमीटर. और किसी भी 1 घंटे में जब तक वो रुक नहीं रही है या किसी भी तरीके से धीमे
या तेज नहीं हो रही, अपने स्पीड को चेंज नहीं कर रही है, इट विल बी कॉल्ड एज, अगर 1 घंटा और अगला कोई 1 घंटा लेंगे आप, तो आप क्या होगा, सेम ही डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी. सो वी कैन राइट व्हेन any object covers equal distance in any equal time interval is called यूनिफॉर्म मोशन. यानी कि इक्वल, किसी भी दो डिफरेंट इक्वल टाइम इंटरवल्स में उसको इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करना चाहिए. और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जैसे कि कोई एक ट्रेन है, वो या तो ब्रेकिंग एक्शन करे, या तो वो रुकने वाली है, या वो चलना शुरू कर रही है. तो इस केस में क्या होगा, यू विल से द डिफरेंट डिस्टेंस, या वी कैन से अनइक्वल डिस्टेंस, unequal distance in equal time interval. तो जनरल, अपनी जनरल लाइफ में हम क्या करते हैं, जब हम स्कूटी चलाते हैं या कार चलाते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम एक ही स्पीड से हमेशा मूव करते रहें. ब्रेकर आएगा, कोई भीड़ भाड़ वाली रोड आएगी, खाली रोड आएगी, तो हम तेज चलेंगे. तो हम किसी भी मोशन में, जब किसी भी बॉडी मूव करते हैं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जितनी भी चीजें मूव कर रही हैं, they all are moving in non-uniform manner. Okay, so all the motion around us we are seeing, every motion is non-uniform motion. यानी कि वो हर एक different time interval में, आपने एक्सेलरेट किया, ज्यादा स्पीड हो गई, आपने डीएक्सेलरेट किया, कम स्पीड हो गई. तो हर एक टाइम इंटरवल में क्या है, अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही है. ओके, सो दिस इज जनरल कैटेगराइजेशन ऑफ मोशन, जिसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है. हम हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ेंगे, या यूनिफॉर्म मोशन ही पढ़ेंगे डिफरेंट चंक्स में, अलग अलग चंक्स में. ठीक है. सो इसके बाद ये बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ मोशन हो गया जो आपको पढ़ना है. इसमें से बहुत सारी चीजें बहुत जनरल है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट है. ओके, नेक्स्ट है, इसके बाद सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन. जब हम मूव करते हैं कहीं भी या किसी भी तरीके से, तो हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट ए से किसी एक पॉइंट बी पर जाना होता है. ओके, सो इस ए से बी पर जाने के प्रोसेस में हम कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं. तो इसको कैटेगराइज किया गया, इसको हमने दो तरीके से पढ़ा. पहला हमने लिखा डिस्टेंस और दूसरा लिखा डिस्प्लेसमेंट. ओके, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस यू कैन से द टोटल पाथ लेंथ. And displacement is called the direct distance from point A to, or we can say from initial to final point. इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट. अब हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैटेगराइजेशन इसलिए किया. डिस्टेंस क्या है बच्चों? ये है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, और ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. व्हाई इट इज वेक्टर? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में अगर हम किसी एक पॉइंट ए से, सपोज करो ये ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. अगर ए टू सी की डिस्टेंस हमको निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? इस पाथ को जोड़ेंगे. 4 plus 5, it means distance will be 5 plus 4 is equal to 9 meter. Okay, but when we are supposed to find displacement, तो displacement क्या निकलेगा? A से C के बीच की direct distance. So this will be formed as if it is 90 degree. It will be calculated on the basis of Pythagoras theorem. So under root 4 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. ओके, डिस्प्लेसमेंट. सो दिस विल बी अंडर रूट 16 प्लस 25, वॉट एवर यू विल कैलकुलेट इट. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट में अगर हमको बताना है कि कोई भी बॉडी डिस्प्लेस हुई तो वो किसी भी पाथ से जा सकती है,
बट उस पाथ के बजाय हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को ही मेजर करेंगे. सो वी आर वेरी मच सपोज टू स्टेट द डायरेक्शन, बट डिस्टेंस के केस में हमको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है. जितना भी वो बॉडी मूव हुई, जिस भी डायरेक्शन में गई, हमने उस पूरे पाथ को मेजर किया और हमने डिस्टेंस बताई. तो इसकी बेसिक क्वालिटी क्या है? दिस इज अ स्केलर and displacement is vector. Okay, now after distance and displacement you are very much clear. distance और displacement के बारे में आपको कोई भी confusion नहीं होना चाहिए. distance के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कुछ चीजें, और कुछ चीजें हम कैलकुलेट करते हैं displacement के बेसिस पे. एक और कॉन्सेप्ट, नाउ अगर किसी भी एक केस में सपोज करो ये बॉडी कुछ तरीके से गई, पॉइंट ए से लेके इसने फिनिश किया पॉइंट बी पे. ओके, तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो मैं इस पूरे शेप को, पूरे पाथ को एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा और उसकी डिस्टेंस मेजर कर लूंगा, या मैं इसकी डिस्टेंसेस मेजर करूंगा. ओके, और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मेजर करना हुआ, सो व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट बच्चों? दिस स्ट्रेट लाइन पाथ विल बी डिस्प्लेसमेंट. ओके, okay, so this A to B, this is displacement, and when we are supposed to calculate distance, तो distance इस पूरे string को हम एक सीधे लाइन में मेजर कर लेंगे और हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी. तो अगर हम देखें लॉजिकली, या हम अगर इसको बहुत ऑब्जर्व करें, तो हम कह सकते हैं डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, है ना. अगर ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती किसी एक पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी पर, तो इस केस में बच्चों क्या होता? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ही है, डायरेक्ट डिस्टेंस और पाथ लेंथ दोनों सेम है, तो हम ये कह सकते थे कि द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए टू बी सेम. बट कोई भी केस हम ऐसा नहीं निकाल सकते जहां पे डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा हो जाए डिस्टेंस से. तो ये इम्पॉसिबल केस है. इट इज नेवर पॉसिबल दैट डिस्टेंस कैन नेवर बी ग्रेटर देन सो डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट किसी भी हाल में डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती. तो डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी. कब बराबर होगी? जब वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी रिटर्न, और या फिर उससे बड़ी होगी अगर किसी भी और मोशन में हुआ तो. चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. सपोज देयर इज अ सर्कल, whose radius is 7 centimeter. So find 7 centimeter and an object, a boy starts moving from A, और ये पूरा सर्कल घूम के वापस A पर आ जाता है. तो find the distance and displacement. Okay, just take a minute, pause this slide and find both of them. मैं आपके लिए यहां कर देता हूं. डिस्टेंस क्या होगी बच्चों? डिस्टेंस, अब ये A से चला और वापस A पर घूम के आ गया. ओके, सो नाउ व्हाट विल डू? विल जस्ट फाइंड द सर्कमफरेंस. यही तो पूरे डिस्टेंस है. तो अगर सर्कल के हमें पेरिफेरी निकालनी हो या सर्कल का पेरीमीटर निकालना हो, तो ये आउटर डिस्टेंस ही तो है. ओके, सो विल राइट 2 पाई इनटू r. इट मींस 2 pi into r is how much? 7. So we'll write 2 pi की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 into 7. 7 will be cancelled out. It will be 44 सेंटीमीटर. करेक्ट बच्चों? अब जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये A से चला है, इनिशियल पॉइंट क्या हो गया A, फाइनल पॉइंट भी A है, क्योंकि ये घूम के वापस उसी पॉइंट पे आया है. तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो because the final point and initial points are same, so we can say the displacement of this body will be 0. Okay, so in your syllabus basically you are going to study the straight line, you are going to study the rectilinear motion only. So in most of the cases distance और displacement को एक ही तरीके से मान लिया जाएगा, सेम ही मान लिया जाएगा. क्यों? Because we are studying in your syllabus.
how much you have to study in class 9, that is all about rectilinear motion. Okay, so now pause this slide, write this question, solve it and move ahead. Okay, next concept है speed and velocity. Okay, what is the speed? Again, speed is formed by the distance which was a scalar quantity. So speed, we can say speed is called distance upon time. Okay, and velocity is what? Displacement upon time. So this is also vector, this is vector, and this is a scalar. Okay, now again, or we can say for the velocity, we can say rate of change of position or displacement. Rate of change of position or rate of change of displacement. In case of speed, this is the rate of change of distance only. Okay, so now this speed and velocity are differ only in the terms of this displacement. Okay, अब जब हम speed, अगर कोई एक body uniform motion कर रही है और किसी एक point से किसी एक point A से लेके किसी एक point B तक जा रही है, okay, तो वो uniform motion ही होगा. uniform motion में distance और displacement जब हम निकालेंगे, so now velocity, if a body is carrying uniform motion, suppose from A to B, ये जा रही है कोई बॉडी, तो अगर मैं जनरली अगर स्पीड की बात करूं, इन आवर कैलकुलेशन, इन आवर मेथड, इन आवर सिलेबस आल्सो, व्हेन वी कैलकुलेट अबाउट स्पीड, तो दो टाइप की स्पीड या दो टाइप की वेलोसिटीज की हम बात करते हैं. पहला है इंस्टेंटेनियस. सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस मतलब जब हमारा स्पीडोमीटर चल रहा होता है, जो आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर है, वो बताता है स्पीड एट दैट इंस्टेंट ओनली. बट व्हेन यू आर सपोज टू कैलकुलेट, अगर मैं किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर गया, तो क्या होता है, उस ए से बी के बीच में जाने में मैं बहुत सारी मल्टीपल टाइप ऑफ इंस्टेंट वेलोसिटीज गेन करता हूं. कहीं पर मैंने रोका होगा गाड़ी, कहीं पर मैंने चलाया होगा. तो जब हम होल मोशन की बात करते हैं, थ्रू आउट द मोशन की बात करते हैं, तो हम इंस्टेंटेनियस को नहीं कंसीडर करते. इंस्टेंटेनियस सिर्फ हमको उस पॉइंट पर बॉडी का मोशन कितना है और उस पॉइंट पे बॉडी की प्रॉपर्टीज क्या है, सिर्फ उसके बारे में ही बताता है. ये हमें ओवरऑल मोशन के बारे में नहीं बताता. तो इंस्टेंटेनियस मतलब द स्पीड और वेलोसिटी एट इंस्टेंट. ओके, जो आपका स्पीडोमीटर, जब आप गाड़ी चलाते होंगे, कोई भी स्कूटी या फोर व्हीलर या कोई भी व्हीकल, तो स्पीडोमीटर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता रहता है कि अभी इस इंस्टेंट पे इतनी स्पीड है. जैसे ही आप ब्रेक सेलेक्ट करते हैं, फिर से वो सुई नीचे आ जाती है. ओके, और दूसरा होता है एवरेज. अगेन दूसरा है एवरेज, करेक्ट. एवरेज स्पीड और वेलोसिटी. ओके बच्चों, तो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, तो हम एवरेज की बात कब करेंगे? जब हम पूरे मोशन की बात करेंगे. अगर कोई बॉडी किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी पर गई, तो उसकी अगर किसी ने हमसे पूछा कि आपकी स्पीड कितनी है, आप अपने कोचिंग से घर गए या अपने स्कूल से घर गए, तो आपने उस बीच में अपनी साइकिल को कई बार बहुत तेज स्पीड से चलाया होगा, कई बार बहुत धीमे स्पीड से चलाया होगा. बट जब आपको कैलकुलेट करके बताना होगा कि आप किस स्पीड से है, तो आप क्या कहेंगे? आप अपने स्कूल से अपने घर के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे और उसमें लगा हुआ टोटल टाइम मेजर करेंगे कि जब आप स्कूल से निकले थे और जब आप घर पहुंचे थे, तो उसके बीच में कितना टाइम लिया आपने. दैट डिस्टेंस विल बी डिवाइडेड बाय टाइम एंड यू विल टेल द स्पीड टू द पर्सन. ठीक है, तो क्या होगा? आपने क्या किया? आपने एवरेज निकाला. आपने ये नहीं बताया कि मैं स्कूल से निकला था तब मेरी स्पीड बहुत स्लो थी, फिर मैं आया तो मेरी स्पीड इतनी हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, फिर अचानक से खाली रोड मिल गया तो और ज्यादा हो गई, फिर अचानक से ब्रेकर आ गया तो मैंने काफी कम कर दी, फिर सामने गाय आ गई तो मैंने बिल्कुल जीरो कर दी. तो आप इंस्टेंटेनियस इंफॉर्मेशन नहीं देते उसको, बल्कि आप एक एवरेज इंफॉर्मेशन देते हैं. ओके, सो हियर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. सो नाउ गेट इट क्लियर.
अगेन बच्चों, एवरेज स्पीड, फर्स्ट टर्म इज एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड कैन बी टोल्ड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. करेक्ट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. याद रखना, मैं यहां स्पीड की बात कर रहा हूं, वेलोसिटी की नहीं. तो स्पीड में अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट ए से गया किसी एक पॉइंट बी पर और उसने इस प्रोसेस में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की, मान लो डिस्टेंस ट्रेवल की 100 किलोमीटर और उसने टाइम लिया 6 आवर्स का, या सपोज करो 4 आवर्स का टाइम लिया. ओके, तो आप उससे पूछोगे कि आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और आपने कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, तो वो बंदा आपको अपनी स्पीड बताएगा, बट वो स्पीड नहीं, आपको अपनी एवरेज स्पीड बता रहा है, जो कि वो कर रहा है 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, यू कैन से 25 किलोमीटर पर आवर. तो इस 100 किलोमीटर की जर्नी को तय करने में या कवर करने में उसने क्या किया होगा, कई जगह कहीं ढाबे पर रुका होगा, कहीं खाना खाया होगा, कुछ ना कुछ उसने अलग अलग एक्टिविटीज की होंगी, बट ओवरऑल वो 4 घंटे में पहुंच गया. ओके, सो ये हो गई एवरेज. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है. ओके, अब मैं निकालता हूं एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या अगर ये ऐसा मोशन है जिसके बारे में आपको सर्टेन इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, सपोज अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से चला और एक सेमी सर्कुलर पाथ से ट्रेवल करते हुए बी पर पहुंचा और इसका रेडियस आप मान लीजिए बच्चों, इसका रेडियस है 7 मीटर. ओके, ये 7 मीटर में यहां से वहां पहुंचा. ओके, और इसमें सपोज करो टाइम लिया उसने 100 सेकेंड्स. ओके, करेक्ट, या 100 सेकेंड्स, या आप मान लो कुछ इजी सा टाइम लो 11 सेकेंड्स. ओके, नाउ अब देखो, अगर मुझे एवरेज स्पीड पूछी जाती तो मैं इसका सरकमफेरेंस का हाफ निकालता. हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस कितना होगा, पाई आर. टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर, हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस विल बी पाई आर. ओके, बट मुझसे क्या पूछा है, एवरेज डिस्प्लेस, एवरेज वेलोसिटी, नॉट एवरेज स्पीड. सो when we are supposed to find average velocity, what we'll do, we'll find net displacement. तो बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ बच्चों, ये ए से चल के कहां तक गया, बी तक. तो ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस को हम बोलेंगे ए टू बी. दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो बच्चों, ये 7 था रेडियस और ये भी 7 है, तो ये हो गया 14 मीटर. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, 11 सेकेंड. सो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, 14/11 मीटर पर सेकेंड. ओके, ठीक है. नाउ दिस इज फॉर द जनरल मोशन. ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, सिर्फ आपको डिस्प्लेसमेंट बताई गई, ट्रेजेक्टरी बताई गई और आपको टाइम बताया गया. एक दूसरा मेथड, इफ इट इज अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो बच्चों यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या को हम क्या कहेंगे, ऐसा मोशन जो कि किसी एक वेलोसिटी से शुरू होता है, इनिशियल वेलोसिटी से, और किसी एक फाइनल वेलोसिटी पे जाके खत्म होता है, उसके बीच में कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए काम कर रहा है. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट ए से शुरू हुआ और ये जाके फिनिश किया इसने किसी एक पॉइंट बी पर. ओके, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v, इसके बीच में एक्सेलरेशन है a और इसमें टाइम लिया इसने t. ठीक, सर्टेन स्पीड, किसी स्पीड से आपने शुरू किया, एक्सेलरेटर दबाया और जाकर के एक्सेलरेटर छोड़ा किसी एक वेलोसिटी v पर. इसके बीच में अगर हमको, ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसमें कुछ भी अनसर्टेन नहीं है, सेम रेट से वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हम यहां पर इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या बोली जाएगी, वी कैन से u प्लस v बाई
v2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्यों है आपको ये समझ आना चाहिए। मार्क इट इन योर कॉपी। ये किस केस में होगा, सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में ही ऐसा होगा, जब बॉडी किसी एक वेलोसिटी u से शुरू करेगी, a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करते हुए v तक आएगी। ओके, और इस केस में ये में ये t टाइम लेगी, जो भी टाइम है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है a, एक्सेलरेशन बढ़ या घट नहीं रहा है। ओके, मार्क दिस पॉइंट बच्चों, राइट इट। Okay, now we delete it. Just pause the slide and write whatever you are supposed to write. Okay, next. So now we understand average speed and average velocity. Both of the terms we have cleared. Okay, nothing else. So now we are supposed to move to the equations of motion. And its proving. So the deduction of these equations of motion works only in case of uniformly accelerated motion. ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में काम नहीं करती हैं। ओके, सो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन we have. First is v is equal to u plus at. Second is s is equal to ut plus half at square, and third is v square is equal to u square plus 2as. Okay, now I will read the terms. तो अगर ये किसी एक u वेलोसिटी से शुरू किया इसने, और फाइनली इस बॉडी ने या इस मूविंग ऑब्जेक्ट ने खत्म किया v वेलोसिटी पर, ओके, और इस थ्रू आउट द मोशन में इसने डिस्टेंस कवर की जो है वो है s, दिस डिस्टेंस दिस बॉडी हैव कवर्ड दिस एक्सेलरेशन, एंड इट टेकन द टाइम, टोटल टाइम t. ओके, सो v u a t and the distance traveled s. u is what? Initial velocity. v is what? Final velocity. s is what? The distance traveled. Okay, t is what? The time, and a is acceleration of the body, which is constant. Okay, in this case, in this scenario, the acceleration is always constant. तो ये जो मोशन, ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये कब फॉलो होती है? जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, यानी कि ऐसा मोशन होना जिसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म. ओके, सो नाउ we are going to the deduction part, derivation part. So first equation we are supposed to derive, v is equal to u plus at. Okay, so the acceleration we can say the rate of change of velocity. So if an object is moving and it is going from velocity v1 to v2 generally, and it took time, on time t1 its velocity was v1, on time t2 its velocity was v2. So acceleration is equal to v2 minus v1 upon t2 minus t1. Okay, so the t2 minus t1 is generally the time interval. ओके, तो जब अगर हमको t टाइम दे दिया जाए, अगर बता दिया जाए कि u वेलोसिटी इसने शुरू किया और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो वो t टाइम इंटरवल ही है. तो अगर सिर्फ टाइम गिवन हो, अगर टाइम स्टैम्प्स ना दिए हो इसका कि ये 6 सेकंड पे यहाँ थी, 10 सेकंड पे यहाँ थी, ऐसा ना करके सीधे आपको 4 सेकंड्स इसके बीच का टाइम इंटरवल दे दिया जाए, तो वो t1 t2 सेम ही होगा. ओके बच्चों, सो दिस इज एक्सेलरेशन. So that's what here we'll use the formula of acceleration. Acceleration is equal to, in this uniform motion, an object started from u velocity, finished at v velocity, it took t time. Okay, so and a acceleration. So v2 minus v1, what is v2? V2 means final velocity,
So V final minus V initial upon total time. So what is V final in this case बच्चों? V minus U upon T, correct? So from the formula of acceleration, we can write this T will be multiplied. When we'll shift this T from RHS to LHS, you will write AT is equal to V minus U. Okay? So you can write V is equal to U plus AT. So this is the derivation of formula number 1. Pause the slide, write it down. And now again we are supposed to find the second formula. We are supposed to derive the second formula. S is equal to ut plus half at square. करेक्ट बच्चों? तो अब डिस्टेंस, अब फिर से कोई भी ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से शुरू करेगा, v वेलोसिटी अचीव करेगा. इस ड्यूरिंग दिस मोशन इट विल टेक टाइम t, इट विल कवर द डिस्टेंस s and the acceleration, uniform acceleration will be a. यानी कि acceleration यहां से शुरू होगा और यहां तक a ही रहेगा, uniformly accelerated motion. So we can write general formula of distance. So distance is equal to speed, or you can say velocity into time. Okay बच्चों? तो अगेन यहां पर velocity हम कौन सी यूज करेंगे? Not instantaneous velocity. हम यहां पर कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे? एवरेज वेलोसिटी. और अगर जैसा अभी हमने पढ़ा था, अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो v एवरेज क्या होगा बच्चों? v एवरेज क्या होगा? फिर से u प्लस v बाई 2 अभी हमने पढ़ा था इनटू t. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस at. सो वी रोट इट. we'll write u plus at. instead of we wrote u. हमने v की जगह सिर्फ u लिख दिया into t. ओके, सो फिर से ये जब ब्रैकेट ओपन होगा, so you'll write 2u plus at by 2. outside the bracket small t will be there. okay, अब हम क्या करेंगे? we'll open the bracket. तो हम लिखेंगे 2ut by 2 plus at square by 2. this t will be multiplied with both of them and this 2 will be distributed on both of them. तो ये 2 कैंसिल हो गया. क्या मिला हमको फॉर्मूला? ut plus half at square. hence we derived this formula. okay, keep it in mind why we have used average velocity. क्योंकि हम थ्रू आउट द पूरे मोशन की बात कर रहे हैं और वो मोशन कैसा है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. ऐसा मोशन नहीं है कि बार बार कहीं कम ज्यादा हो रहा हो. ठीक है, अगर वेलोसिटी ऐसे इरेगुलर होती तो हम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा यूज करते? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. करेक्ट. नाउ द थर्ड इक्वेशन. पॉज दिस स्लाइड एंड राइट इट. v square is equal to u square plus 2as. ओके, फिर से कोई ऑब्जेक्ट या कोई मूविंग बॉडी u वेलोसिटी से शुरू करके खत्म करती है v वेलोसिटी पे. मीनवाइल ये s डिस्टेंस ट्रेवल करती है t टाइम लेके, और a है इसका एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन. तो अब हम फिर से करते हैं, हम यूज करते हैं फिर से वही फॉर्मूला s, या फिर हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड कौन सी बच्चों? एवरेज. अगेन टाइम, जो भी टोटल टाइम लगा. तो क्या इस फॉर्मूले में टाइम है? तो वी आर सपोज टू एलिमिनेट टाइम. फिर से एवरेज हम कौन सा लगाएंगे बच्चों? v प्लस u बाई 2, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, इनटू टाइम. फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस at. तो वी कैन राइट v माइनस u बाई a इज इक्वल टू t. एनी डाउट? इस फॉर्मूले से ही, फर्स्ट फॉर्मूले से डिराइव हुआ, और हम यही वैल्यू टाइम की यहां रखेंगे. हम रखेंगे v माइनस u बाई a. करेक्ट. सो विल राइट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a. ये कहां से आया? द फॉर्मूला a प्लस b
एंड इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैथमेटिक्स. ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट 2as when we will shift this to a from RHS to LHS. Here it is in division. When it will change its side, it will become multiplication. Okay, so v square minus u square. Hence, we will write 2as u square will be shifted to LHS. We will write plus u square is equal to v square. So now finally the formula is derived. V square is equal to u square plus 2as. All the handwritten notes and material you will get in the Google Drive. The link mentioned in the description section. Okay, so write it down. I hope you have written everything. Next, we are going to study the graph or the graphical analysis of motion. Okay बच्चों, so what is graph? When we choose to draw two different quantities who are dependent upon each other. तो इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो हम ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, जिसको हम बोलेंगे टाइम. ओके, और यहां पर जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जैसे कि डिस्टेंस, दूसरा वेलोसिटी, और ये दोनों पर हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे. सो दिस एक्स एक्सिस इज बेसिकली कॉल्ड एज इनपुट एक्सिस. So on the basis of changes in time, this quantity will change. Okay, so this is called output axis. Okay, so now first we study distance time graph. Okay, so on x axis we will draw time, on y axis will draw distance. करेक्ट बच्चों? तो अगर हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड, हम यहां पर टाइम इंटरवल, सेम टाइम, जब हम टाइम इंटरवल्स चूज करेंगे तो सेम टाइम इंटरवल्स ही रखेंगे यहां पर, और इसमें हम डिस्टेंस लिखते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर एंड सो ऑन, जितना भी हमको ड्रॉ करना हो. तो अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई तो यूनिफॉर्म, इफ इट विल बी अ यूनिफॉर्म मोशन, इस केस में क्या होगा, जब कोई भी बॉडी सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे. ओके, तो जब भी इस ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन हमको ड्रॉ करना होगा, वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड ऑन अ सर्टेन स्लोप. तो अगर देखिए, अगर हम इसके सेम टाइम इंटरवल, सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेम डिस्टेंस, ओके, दिस टाइम इंटरवल, the distance traveled is same. Okay, so every same time interval, when any two same time intervals will choose, हमको same distance traveled ही मिलेगा. तो जनरल केस में हमेशा क्या होगा बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन. और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो, if it will be a non uniform motion, तो नॉन यूनिफॉर्म का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, 1 2 3 4 5. ओके, अब अगर ये कुछ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, इस केस में क्या है बच्चों, हर एक टाइम इंटरवल को जब मैंने चूज किया, आई हैव चूजन 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, एवरी टाइम आई गॉट द डिफरेंट डिस्टेंस. इसमें और इसमें जो टाइम इंटरवल मिला, यहां पर डिस्टेंस ये है
अगले टाइम इंटरवल में ये, अगर मैं सेम टाइम इंटरवल लेता हूं तो इसमें डिस्टेंस कुछ अलग हुई। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ग्राफ विल बी इरेगुलर स्लोप, एवरी टाइम द स्लोप ऑफ ग्राफ विल चेंज। ओके, नाउ अगर इन जनरल इसको हम पढ़ें dt ग्राफ को, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में if this is time, this is distance, okay, so what we'll say, अगर हम इसके स्लोप को मेजर करें, मान लीजिए कोई एक टाइम t1 है, दूसरा टाइम t2 है, इस टाइम t1 पे इसकी डिस्टेंस थी d1 और इस टाइम t2 पे इसकी डिस्टेंस थी d2 या s2, आप जो भी लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्लोप की, स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। व्हाट इज y एक्सिस? if suppose if it is a triangle, अगर हम इसको एक ट्रायंगल मान लें, ये छोटा सा जो टाइम इंटरवल हमने कंसीडर किया है, ओके, तो ये है इसका y एक्सिस। व्हाट इज y एक्सिस? y एक्सिस इज d2 माइनस d1 अपॉन दिस इज x एक्सिस t2 माइनस t1, करेक्ट? करेक्ट। सो नाउ स्लोप, व्हाट इज दिस? जनरली डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वेलोसिटी। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। सो द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ will show the velocity or speed, vice versa. Okay, so velocity or speed. So slope means velocity or speed, correct? So by the distance time graph, by the slope of distance time graph, we can find the velocity of a body, of an object whose trajectory is given here. Okay, so in this is about distance time graph, and now we will understand this with an example. So suppose this is a body A, or this is a car, and this is the car B. If I will ask कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो आप कैसे सपोज करेंगे बच्चों? इसका एंगल कितना है, इसका स्लोप कितना है? θ1। सपोज करो A का स्लोप है θ1 और B का स्लोप है θ2। तो अब बताइए θ1 और θ2 में या जो एंगल है, किसका एंगल ज्यादा बड़ा है? सो क्लियरली सिंपली यू कैन सी दैट θ1 is greater than θ2. So we can say the velocity of body A is greater than the velocity of body B. Okay? क्योंकि हम इसकी वेलोसिटी स्लोप से ही जज करते हैं, तो जिसका स्लोप ज्यादा हुआ उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिसका स्लोप कम हुआ उसकी वेलोसिटी कम है। ओके, और अगर कोई भी दो कार है जिनका स्लोप सेम हो, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर कोई एक कार है, कोई दो कार है जिसका स्लोप, सपोज करो ये कोई कार है A, दूसरी है कार B, तो इनका हम एंगल देखें तो ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हैं आपस में। पैरेलल लाइंस। सो इफ दीज लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि इसका एंगल जो होगा वो सेम ही होगा ना। सो इफ एंगल इज सेम, तो ये लाइंस भले ऊपर नीचे हैं, ये ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा होगा और ये ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पे किसी सर्टेन डिस्टेंस पे होगा, यानी कि ये 0 डिस्टेंस से शुरू कर रहा होगा और ये सेम टाइम पे किसी आगे के डिस्टेंस से शुरू कर रहा होगा। इन दोनों केसेस में क्या होगा? ये पैरेलल लाइन से बट स्लोप सेम है, तो दिस velocities of the body will be same. Why? Because θ1 is equal to θ2, दोनों का ही स्लोप सेम है, ये दोनों पैरेलल हैं, करेक्ट? नेक्स्ट एक और केस इसमें, बॉडी एट रेस्ट। अब यह है टाइम एक्सिस, यह है डिस्टेंस एक्सिस। तो अगर हमको दिखाना हो एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी एट रेस्ट, इन दिस केस व्हाट विल डू बच्चों? इस केस में टाइम बढ़ता जाएगा रेस्ट में, यही मतलब हुआ ना इसका कि अगर ये डिस्टेंस कोई डी हुई, या टाइम बढ़ता जा रहा है बट इसकी डिस्टेंस नहीं बढ़ रही है, तो अगर हम ऐसी किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं
जो काफी देर तक हमें एक ही डिस्टेंस पे मिल रही है, इसका मतलब वो बॉडी क्या है बच्चों? दैट बॉडी इज इन रेस्ट, करेक्ट? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एनी बॉडी. सो अगर dt ग्राफ में कभी भी पैरेलल हो जाए तो टाइम एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन क्या शो करेगी? एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट. ओके, नाउ अब देखो दो ग्राफ्स में बनाता हूं, आप इसको सिर्फ देख के मुझे बताइए कि क्या है. दिस ग्राफ 1 एंड दिस इज ग्राफ 2. ओके, अब इस ग्राफ में ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये है टाइम एक्सिस, ये है टाइम एक्सिस, ये है डी या एस, दोनों ही बोल सकते हैं इसको, डी या एस दोनों ही बोल सकते हैं. ओके, डिस्टेंस. तो अब इस ग्राफ में अगर मैं पूछूं आपसे ये दोनों ग्राफ क्या है, इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है और ये हमको क्या बताते हैं? ओके, तो इस ग्राफ में देखिए, अगर मैं यहां की बात करूं, यहां क्या है? कुछ इसका स्लोप होगा थीटा, और जैसे ही ये स्लोप आगे बढ़ेगा इसका स्लोप क्या बढ़ जाएगा? थीटा 1. फिर से ये स्लोप इंक्रीज होके क्या हो जाएगा? थीटा 2. सो स्लोप इंक्रीजिंग, तो हम क्या कह सकते हैं इसको? द बॉडी विद इंक्रीजिंग स्लोप. तो बच्चों जब स्लोप लगातार बढ़ रहा है तो इस dt ग्राफ का स्लोप क्या दिखाता है? वेलोसिटी. तो जैसे लगातार स्लोप बढ़ रहा है इसका मतलब लगातार वेलोसिटी बढ़ रही है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब लगातार वेलोसिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन. सो दिस ग्राफ विल शो एन एक्सेलरेटेड मोशन. ओके, अब इस केस में देखो, एक बार हम इसको फिर से देखते हैं. अगर यहां पर मैं देखूं तो इसका स्लोप कुछ थीटा होगा, जैसे ही आगे जाएगा, अब ये झुक गया नीचे की तरफ, तो इसका स्लोप अगर थीटा है, इसका स्लोप थीटा 1 है, फिर इसका स्लोप कुछ थीटा 2 है, फिर इसके आगे का स्लोप और कम हो जाएगा. तो लगातार स्लोप घट रहा है ना, थीटा इज ग्रेटर देन थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2. लगातार जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं उसका स्लोप घटता जा रहा है. तो अगर डिक्रीजिंग स्लोप है, इट मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. slope shows the velocity. So if slope is decreasing, velocity is decreasing. Decreasing velocity को हम क्या बोलते हैं बच्चों? Deaccelerated motion. Correct? So such kind of slope will show accelerated motion. Such kind of slope will show deaccelerated motion. We can say this is the decreasing slope. इसको बहुत सीरियसली, बहुत ध्यान से पढ़ना है बच्चों, ठीक है? जब भी हम कुछ पढ़ाते हैं आपको तो यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. ओके, सो नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. So velocity, or we can say speed. Okay, so velocity time graph or speed time graph, on the x-axis it will be time always, on the y-axis it will be velocity or speed. Okay, so first thing, the two types of motion are there if we talk about uniform motion. So बच्चों, what is uniform motion? When the distance traveled in the same time interval will always be same. So equal time interval will be equal distance, will travel equal distance. So it means velocity इसकी constant रहेगी. तो अगर हमको uniform motion show करना है velocity time graph पे, तो वो कुछ ऐसा होगा जैसे कि time change हो रहा है but velocity same है. So this is the graph of uniform motion or uniform velocity. So we can say this is and never confuse it with distance time graph. Distance time graph में ऐसे ग्राफ का मतलब क्या होता था?
बॉडी एट रेस्ट, सो राइट नाउ बट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर ये टाइम बदलता जा रहा है, उसकी वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है और बॉडी सेम वेलोसिटी से ही ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट, अब अगर हमको दिखाना हो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो बच्चों अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दिखाना हो, यानी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा होगा वेलोसिटी बढ़ रही होगी, सो सच काइंड ऑफ ग्राफ विल शो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि जैसे ही टाइम बढ़ेगा और वेलोसिटी, टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो अब हम इसका स्लोप देखते हैं। फर्स्ट स्लोप, सपोज करो ये कोई एक थीटा हो गया, तो थीटा हम मेजर कर रहे हैं किसी एक t1 टाइम पे और t2 टाइम पे। t1 टाइम पे वेलोसिटी है v1 और t2 टाइम पे वेलोसिटी है v2। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल को लेंगे जो इस टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो वी कैन राइट tan थीटा स्लोप, ज्यादा डार्क हो रहा है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू y by x. So y is what? What is y axis? v2 minus v1. We'll write v2 minus v1 upon t2 minus t1. और अभी हमने काफी कुछ देर पहले जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था तो यही था ना, एक्सेलरेशन a is equal to v2 minus v1 upon, so it means we can say that slope of vt graph will show acceleration. Okay, so write it. So this is the graph of uniformly accelerated motion, यानी कि थीटा सेम है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है किसी एक सर्टेन एक्सेलरेशन से। ओके, राइट इट डाउन एंड नेक्स्ट, थ्रू सम क्वेश्चंस विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर मैंने दो ग्राफ बनाए, एक बॉडी है A, दूसरी बॉडी है B, यहां है वेलोसिटी, यहां है टाइम, so this is theta 1 and this is theta 2. so if someone asks see किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो बताइए, जिसका हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन क्या शो करता है, स्लोप, slope shows the acceleration, so we can write if theta 1 is greater than theta 2, it means the acceleration of body A will be greater than acceleration of body B. Okay, अगर थीटा 1 जिसका स्लोप बढ़ा उसका एक्सेलरेशन बढ़ा, और अगर हम दो पैरेलल लाइंस खींच दें इसी ग्राफ पे, तो पैरेलल लाइंस मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का स्लोप सेम है। जब दोनों का स्लोप सेम होगा बच्चों, इसका मतलब क्या है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ओके, राइट इट डाउन एंड नेक्स्ट, अगर हमको इसी ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ पढ़ा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा, अगर कोई ग्राफ हम ऐसा ड्रॉ हो जाए, हमको दिख जाए VT में ऐसा, ठीक है, VT, इसका मतलब क्या है बच्चों, स्लोप लगातार, इसका स्लोप रेगुलरली बढ़ रहा है, यहां थीटा 1 था, फिर ये थीटा 2 हुआ, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन यहां कुछ और था, फिर यहां से ज्यादा हुआ, फिर यहां से ज्यादा हुआ, स्लोप रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ रही है, बट ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार बढ़ रहा है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, कई बार ऐसे ग्राफ पूछे जाते हैं कि अगर इसी ग्राफ में वो कुछ ऐसा ग्राफ बना देंगे, ऐसा, तो क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है? ऐसा ग्राफ होने का मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका स्लोप
ये एंगल, ये लाइन यहां पे जाके पैरेलल हो गई वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है, थीटा विल बी 90। देखो ना, थीटा विल बी 90 डिग्री। इसका मतलब स्लोप इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो क्या कोई बॉडी कभी इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से मूव कर सकती है क्या? नहीं। सो द ग्राफ VT graph, or you can say VT graph parallel to y axis is impossible. Correct? Write it down. नेक्स्ट, अब अगर हम इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इसके स्लोप से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा बच्चों? एक्सेलरेशन। नाउ नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते थे तो उसके एरिया अंडर कर्व से हमें कुछ नहीं मिलता था, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम एरिया अंडर कर्व निकाल लें, मान लो ये कोई टाइम हो गया t1, ये दूसरा कोई टाइम हो गया t2, इस पर कोई वेलोसिटी है v1 और इस पर दूसरी कोई वेलोसिटी है v2। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूं थीटा तो मुझे क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। बट अगर मैं ये एरिया अंडर कर्व निकालूं, इफ आई विल ट्राई टू फाइंड दिस एरिया अंडर कर्व, सो व्हाट आई विल गेट बाय दिस एरिया अंडर कर्व बच्चों? इस एरिया से मुझे मिलेगा एरिया अंडर कर्व से मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। ओके, एरिया अंडर कर्व विल टेल अस द डिस्प्लेसमेंट। तो फिर से अगर हम पढ़ें, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो व्हेन वेलोसिटी कर्व will be multiplied by the time curve, so multiplication gives us area under curve, area under curve gives us displacement और distance। अगर ये speed time graph है तो distance, velocity time graph है तो displacement, correct? So that's all about this chapter. Some question answers are remaining, so later we will do these question answers in later classes, and uniform circular motion will also study that in next class with along with numericals and examples of this chapter. So thank you so much.